नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि आज है संडे और संडे को मैं आप लोग को इंडियन पॉलिटी पढ़ाता हूं। और इंडियन पॉलिटी में अब तक मैं आपको आर्टिकल नंबर 57 तक के सारे आर्टिकल्स पढ़ा चुका हूं। ठीक। और आज की क्लास में मैं आपको आर्टिकल 58, आर्टिकल 59 और आर्टिकल 60 पढ़ाने वाला हूं। और ये तीनों ही आर्टिकल हमारे पार्ट 5 यानी कि द यूनियन के अंदर आते हैं। ठीक है। तो आर्टिकल 58 को पढ़ाने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वो है ये कि अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। चलो आप लोग पॉज करके इस वीडियो को तुरंत ये सब करो। कर लिया आप लोगों ने? तो चलिए अब मैं आपको ये आर्टिकल पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। तो आर्टिकल नंबर जो 58 है वो प्रेसिडेंट के क्वालिफिकेशन के ऊपर है। मतलब ये है कि कौन सा व्यक्ति प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल है, मतलब योग्य है या नहीं है, ये भी तो हमको देखना पड़ेगा। हम कोई भी सरकारी जॉब देखने जाते हैं तो उसमें एलिजिबिलिटी होती कि नहीं होती है। उसमें मांगते हैं कि आपको 12th पास होना चाहिए या फिर 10th पास होना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन होना चाहिए। मतलब उनकी डिमांड के ऊपर होता है कि वो किस जॉब के लिए काम कर रहे हैं और उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है। ऐसे ही किसी व्यक्ति को अगर प्रेसिडेंट बनना है तो उसकी भी एलिजिबिलिटी होती है। एलिजिबिलिटी मतलब उसको ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, मतलब वो इन सब के अंडर होना चाहिए, नहीं तो वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एलिजिबल यानी कि योग्य नहीं होगा। तो आर्टिकल नंबर 58 ये कहता है, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट अनलेस ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक नहीं है वो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्य नहीं है। मतलब ये है, सीधी सी बात है। राष्ट्रपति आप कौन से देश के बनोगे? इंडिया के बनोगे कि नहीं बनोगे? तो आपको इंडिया का नागरिक तो होना ही चाहिए ना। ऐसा तो है नहीं कि हम अमेरिका से जाकर किसी व्यक्ति को पकड़ लेंगे और कहेंगे कि आज से तुम प्रेसिडेंट हो। नहीं नहीं नहीं। अगर कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए लड़ना चाहता है तो उसे भारत का नागरिक यानी कि इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। और आपको पता है, मान लो कोई फॉरेन का व्यक्ति इंडिया का आके बन भी जाता है सिटीजन, तो उसको अपनी फॉरेन की सिटीजनशिप त्यागनी पड़ेगी, मतलब वो परमानेंटली इंडिया का सिटीजन बन जाएगा। ये आपने शुरुआत के आर्टिकल में पढ़ा हुआ है। फिलहाल अपने टॉपिक पे वापस चलते हैं। तो इस पॉइंट का मतलब यही है कि कोई भी व्यक्ति इंडिया यानी भारत का प्रेसिडेंट तब तक नहीं बन सकता जब तक वो भारत का नागरिक नहीं है। ठीक। ये तो हो गया ए। अब इसका जो बी है वो ये कहता है, हैज़ कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स। मतलब ये है कि जो प्रेसिडेंट है उसको 35 वर्ष, मतलब उसने अपने 35 वर्ष पूरे कर लिए हों तभी वो राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो सकता है। मतलब कोई व्यक्ति मान लो 34 ईयर का है या 31 ईयर का है तो वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नहीं खड़ा हो सकता है। किसी भी व्यक्ति को प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होने के लिए 35 यानी कि 35 ईयर्स का तो होना ही होना चाहिए। ठीक। ये है दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये कहता है, इज क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। मतलब ये है कि जो प्रेसिडेंट जिस भी व्यक्ति को बनना है उसे हाउस ऑफ पीपल, ठीक है, हाउस ऑफ पीपल का मेंबर होना चाहिए। अगर वो मेंबर नहीं है, इलेक्टेड मेंबर नहीं है हाउस ऑफ पीपल का, तो वो प्रेसिडेंट नहीं बन पाएगा। ये तीन चीज़ें हैं इस आर्टिकल में। ये आर्टिकल ये कहता है कि भारत का जो प्रेसिडेंट है उसके चुनाव में वही लोग लड़ सकते हैं जो कि भारत के नागरिक हों, जिनकी एज 35 की हो और वो हाउस ऑफ पीपल के मेंबर हों। ठीक। यही है इस पूरे आर्टिकल में। अब इसके बाद में इसी आर्टिकल यानी कि आर्टिकल 52 का एक दूसरा क्लॉज है जो कि ये कहता है, ए पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट if he holds any office of profit under the government of India or the government of any state or under any local and other authority subject to the control of any of the said government। मतलब ये है कि भारत का जो प्रेसिडेंट है, मतलब जो इंडिया का राष्ट्रपति है, वो व्यक्ति नहीं बन सकता जिसने कि इंडिया की गवर्नमेंट, स्टेट की गवर्नमेंट या किसी और लोकल अथॉरिटी के अंदर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर वो काम कर रहा हो। मतलब ये है, ऐसा कोई भी व्यक्ति भारत का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता
जो इंडियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या किसी और अथॉरिटी के अंडर में कोई काम कर रहा हो। ठीक, तो ये तो हो गए 58 के दोनों क्लॉज। अब इसके बाद में अगला आर्टिकल है 59। जो 59 है वो कहता है कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। मतलब 58 में बात थी कि भैया आपको प्रेसिडेंट के चुनाव के खड़े होने के लिए आपके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन या फिर आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अब मान लो आप प्रेसिडेंट बन गए, ठीक, आप प्रेसिडेंट बन गए। प्रेसिडेंट बनने के बाद में क्या, तो प्रेसिडेंट बनने के बाद में इंसान को क्या क्या मिलेगा और उसे क्या क्या करना है वो सब इसमें दिया हुआ है आर्टिकल 59 में। ठीक, तो आर्टिकल 59 में भी आप देख सकते हो 4 हमारे क्लॉज हैं। इसमें हम पहला क्लॉज पढ़ लेते हैं। तो पहला क्लॉज ये कहता है द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और ए हाउस ऑफ लेजिस्लेटिव ऑफ एनी स्टेट, and if a member of either houses of parliament or a house of legislature of any state be elected president, he shall be deemed to have vacated his seat in that house on the date on which he enters upon his office as a president। मतलब ये है कि ये वाला जो हमारा आर्टिकल का क्लॉज 1 है ये कहता है कि जो राष्ट्रपति है वो अगर एक बार राष्ट्रपति बन गया तो वो पार्लियामेंट में या फिर लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो हमारी होती हैं उनमें कोई भी सीट को होल्ड नहीं करेगा। मतलब ये है कि जैसे ही कोई भी व्यक्ति है जो कि प्रेसिडेंट बन गया, अब वो प्रेसिडेंट बनने के बाद में पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव किसी भी स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं उनका मेंबर नहीं रहेगा। वो जैसे ही प्रेसिडेंट बनता है और अपने ऑफिस के अंदर वो जैसे ही एंटर करेगा, मतलब उसने जैसे ही अपना ऑफिस ज्वाइन किया, उसकी ऑटोमेटिकली ही जो मेंबरशिप है वो हट जाएगी। मतलब ये है कि प्रेसिडेंट ना ही तो हाउस ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर होगा ना ही तो लेजिस्लेटिव असेंबलीज का होगा जो कि स्टेट्स के हमारे होते हैं। द प्रेसिडेंट शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब देखो हमारे आर्टिकल 58 में भी ये वाला पॉइंट था, यहाँ पे भी यही वाला पॉइंट है। 58 में ये कहा था कि जो प्रेसिडेंट है वो मतलब उन लोग के लिए था जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े होना चाहते हैं, तो वो लोग नहीं खड़े हो सकते जो कि किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर काम करते हो। अब 59 का 2 भी यही कह रहा है कि आप प्रेसिडेंट बन गए हो उसके बाद भी आप किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मेंबर नहीं हो सकते हो, मतलब आपको ये भी छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद में है क्लॉज 3। क्लॉज 3 ये कहता है द प्रेसिडेंट शैल बी इंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट, एक सेकेंड को मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है। द प्रेसिडेंट शैल बी entitled without payment of rent to the use of his official residence and shall be also entitled to such involvement, allowance and privileges as may be determined by Parliament by law and until provision in that behalf is so made, such emolument, allowance and privileges as are specified in the second schedule। तो इसमें ये कह रहा है कि जो प्रेसिडेंट है मतलब जो राष्ट्रपति है उसको बिना किसी पेमेंट का, मतलब जैसे ही वो व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है वो बिना किसी पेमेंट के इनकी जो ऑफिशियल रेजिडेंट जिसको हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं उसका इस्तेमाल कर सकता है और राष्ट्रपति को मिलने वाली जो भी सुविधाएं हैं और जो भी इनको मदद मिलती है देश की तरफ से राष्ट्रपति को वो सब ले सकता है। ठीक, और ये जो पूरी सुविधाएं हैं और ये सब चीज़ें हैं ये सब पार्लियामेंट द्वारा डिसाइड करी जाएंगी, एक चीज़ ये दी हुई है। और ये कह रहा है कि इन सभी के बारे में सेकंड शेड्यूल में दिया हुआ है, इसमें 2-3 चीज़ें दे रखी हैं। इसके बाद में है इसका आखिरी वाला आखिरी क्लॉज ये कहता है द इमोल्यूमेंट एंड अलाउंस ऑफ प्रेसिडेंट शैल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। मतलब ये है कि किसी भी प्रेसिडेंट का जो अलाउंस है, मतलब मान लो प्रेसिडेंट को 3 लाख रुपए मिल रहा है, ठीक है, महीने के 3 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो ये 3 लाख रुपए घटेंगे नहीं जब कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट होगा। मतलब ये है, या फिर घटेंगे बढ़ेंगे नहीं जब भी वो प्रेसिडेंट होगा। मतलब ये है, मान लो एक व्यक्ति है जिसको 5 साल का काम करना है, उसने 3 साल का काम किया 3 लाख पे, अब पार्लियामेंट कह रही नहीं आपको जो बाकी 2 साल का काम है वो 1 लाख पे करना होगा, तो ऐसा नहीं कर सकते हो, ये अलाउड नहीं है। यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट है तो उसके कार्यकाल में उसका जो अलाउंस है और बाकी सब चीज़ें हैं उनमें बिल्कुल भी घटत नहीं की जाएगी, मतलब वो उतने का उतना ही रहेगा। हाँ, ये है कि एक बार मान लो प्रेसिडेंट का कार्यकाल खत्म हो गया तब आप लोग कर सकते हो, तब आप लोग सोचो कि अरे प्रेसिडेंट को बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, काम को कम कर देते हैं, तब पार्लियामेंट ये कर सकती है। लेकिन अगर कोई प्रेसिडेंट है उस टाइम ये नहीं होगा।
अब इसके बाद में जो लास्ट आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 60, जो कि ओथ यानी कि शपथ के ऊपर है। एवरी प्रेसिडेंट एंड एवरी पर्सन एक्टिंग एज प्रेसिडेंट और डिस्चार्जिंग द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट शैल बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस मेक एंड सब्सक्राइब इन द प्रेजेंस of the Chief Justice of India or in his absence the senior most judge of Supreme Court available an oath or affirmation is in the following form that is to say। मतलब ये कह रहा है कि जैसे ही कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है या कोई व्यक्ति है जो कि राष्ट्रपति की जगह पर आदेश दे रहा है, राष्ट्रपति की जगह पे काम कर रहा है, तो उसको सबसे पहले किसके पास जाना है? उसको जाना है इंडिया के चीफ जस्टिस के पास में। इन केस इंडिया का चीफ जस्टिस नहीं है तो जो राष्ट्रपति है, जो हमारा प्रेसिडेंट है, वो सीनियर मोस्ट जज के पास में जा सकता है जो कि सुप्रीम कोर्ट के होंगे, और उनके पास जाके उसको शपथ लेनी होगी। ठीक, ये शपथ की बात कर रहे हैं। मतलब ये है कि जो प्रेसिडेंट है उसको जो शपथ दिलाएगा, प्रेसिडेंट ही नहीं, प्रेसिडेंट की जगह पे कोई और भी व्यक्ति काम कर रहा है तो उसको जो शपथ है या फिर जो उसका अफर्मेशन है वो दिलाएगा, वो या फिर तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाएंगे या फिर जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होंगे वो दिलाएंगे। और शपथ क्या होगी? वो है ये शपथ ये होगी कि जो प्रेसिडेंट है वो कहेगा IAB यानी आई और फिर प्रेसिडेंट का नाम, डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड, मतलब मैं जो भी प्रेसिडेंट का नाम है वो भगवान के नाम पे ये शपथ लेता हूं या फिर ये कसम खाता हूं। अब देखो यहाँ पे डिपेंड करता है, अगर प्रेसिडेंट हो भैया तब तो स्वेयर लोगे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति है जो कि ऐसे ही बस काम कर रहा है तो यहाँ पे सोलमली अफर्म बोलोगे। ठीक, ये दो डिफरेंस है। दैट आई विल फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब ये शपथ ले रहा है कि मैं, मेरा जो भी नाम है, भगवान की कसम खाते हुए ये कहता हूँ कि मैं पूरे निष्ठापूर्वक तरीके से जो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का काम है उसका निर्वाह करूंगा ऑफ इंडिया, एंड विल टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, एंड दैट आई विल डिवोट माई सेल्फ टू द सर्विस एंड द वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब शपथ इसी पे है, कहेगा कि आई और फिर जो नाम है, अगर व्यक्ति प्रेसिडेंट की जगह पे कोई काम कर रहा है तो बोलेगा सोलमली अफर्म, या फिर अगर प्रेसिडेंट शपथ ले रहा है तो वो कहेगा स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड। मतलब ये है कि मैं, मेरा नाम, जो भी आपको नाम बोलना है वो, ये शपथ लेते हैं कि मैं अपने पूरे निष्ठापूर्वक तरीके से जो राष्ट्रपति का पद है उसका निर्वाह करूंगा, और साथ ही मैं अपनी बेस्ट प्रिजर्व, मतलब मेरी जो एबिलिटी है, मेरी जो पूरी क्षमता है, उसमें मैं संविधान को प्रोटेक्ट, मतलब उसको मैं संरक्षण मुहैया कराऊंगा, और साथ ही में उसकी मैं रक्षा करूंगा, और साथ ही मैं अपने पूरे जीवन को या फिर मैं अपने आप को भारत के जो लोग हैं, भारत के जो देश के लोग हैं, उनके बेहतरी के लिए और उनके सर्विसेज में अपने आप को डिवोट करूंगा। ठीक, तो ये है हमारी स्वेर, मतलब ओथ, जो कि प्रेसिडेंट को दिलाई जाती है। ठीक, तो ये तो था हमारा आर्टिकल 60। अब आपको ये तीनों आर्टिकल समझ में आ गए होंगे। देखो, आर्टिकल 58 में एलिजिबिलिटी की बात की गई है, मतलब प्रेसिडेंट कौन व्यक्ति बन सकते हैं। आर्टिकल 59 में बताया गया कि भाई अगर आप एक बार प्रेसिडेंट बन गए तो फिर आप पे क्या क्या लिमिटेशन है और आपको क्या क्या सहायता मिलेगी या फिर क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। फिर आर्टिकल 60 कहता है ओथ के ऊपर कि मतलब आपको प्रेसिडेंट बनने से पहले शपथ लेनी पड़ेगी। ठीक, तो ये है, ये हमारे ये तीनों आर्टिकल्स। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आप लोगों ने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।